नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। यूपी बोर्ड गणित कक्षा 9 की पुस्तक से जो है जिसमें सिलेबस है दिया गया है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यूपी बोर्ड की गणित पाठ्यपुस्तक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ये 1 बाय 1 करके सारे पूरी किताब मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। यहाँ पर धीरे धीरे करके 1 बाय 1 जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और इस तरीके के वीडियोस पढ़ने के लिए आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं और पूरी तैयारी कर सकते हैं अपनी क्लास की। तो इसलिए आप हमारे इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए कि कोचिंग जाने से वो बचेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला वीडियो इस बुक का यानी गणित कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। देखिए आपके समक्ष आप ही की पाठ्य पुस्तक का एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पर कि संख्या पद्धति। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी आपको संख्या नंबर लाइन के बारे में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें क्या बताया जाता है कि इस तरीके से नंबर लाइन है 0 1 2 3। इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं और इस साइड में जो है नेगेटिव नंबर्स चलते हैं, यानी इधर की तरफ जो है हमारे वो नेगेटिव नंबर्स चलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर जैसा यहाँ नंबर लाइन पर आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख समझ सकते हैं कि यहाँ 0 है। फिर ये इस तरीके से, ये तो हमने इंटीजर्स लिख दिए यहाँ पर, आप इनके 1 बाई यानी भिन्न में भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि 1/2 1/3 इस तरीके से नंबर्स भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी नंबर्स यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम दो तरीके की चीज़ें यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखिए अगले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा यानी इस तरफ की तरफ आप जा रहे हैं, धनात्मक दिशा की तरफ जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ेंगी, यानी इस तरफ अनंत तक आपको संख्याएं दिखाई देंगी। इसी तरीके से सिमिलरली आपको इधर की तरफ भी संख्याएं ही दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितने कदम चले, कितनी संख्याओं को पार किया, इस सब चीज़ें आप देख समझ सकते हो। आप चलते हैं आपके मेन कॉन्सेप्ट की तरफ जो आपका यहाँ पर पढ़ना है, आपको समझना है। देखिए यहाँ हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। जो हमको पढ़ना है वो परिमेय संख्या पढ़नी। अब सवाल उठता है कि परिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। जो परिमेय संख्या है यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको हम रेशनल नंबर। अब होती जैसे हमने तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर यानी पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, इस तरीके की सारी संख्याएं हम पढ़ चुके हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो परिमेय संख्या को सीधा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यानी P/Q के रूप में संख्या कोई भी संख्या हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ये P और Q हमारे इंटीजर्स होंगे, चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों। यानी हमें संख्या चाहे पॉजिटिव मिले या निगेटिव मिले, दोनों में से कोई भी हो सकती है, प्लस की, माइनस की, धनात्मक या ऋणात्मक। वो P/Q के रूप में लिख दी जाए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो वो अगर जो पैटर्न बनेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन हमने यहाँ P के बारे में नहीं कहा कि 0 नहीं हो सकता, यानी P हमारा 0 हो सकता है। अब आइए समझते हैं इस तरीके की संख्या को। अगर हम कहें
कि 0 है हमारे पास, 1 2 3, तो ये आपको जो है होल नंबर्स दिख रहे हैं, और अगर 0 हटा दें तो नेचुरल नंबर्स दिखते हैं। तो इस तरीके से अगर इन सब के नीचे हम 1 आसानी से लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में ये सारी की सारी अब संख्याएं जो हो गई वो हमारी कौन सी हो गई, आप समझ सकते हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्या हो गई। यानी अब इनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इस तरीके जो उदाहरण आपको हमने दिखाए हैं यहाँ पर, इसके हिसाब से अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ एक संख्या 0 मिल रही है, देखिए। यानी हम शून्य को भी जो है, यानी 0 को भी हम जो है परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि उसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब चलते हैं आपकी प्रश्नावली की तरफ। तो देखिए प्रश्नावली में आपके सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए हैं, इन्हीं को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल आपका दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? पूर्णांक के बारे में बता चुके हैं अभी। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज आपको अभी हमने एक्सप्लेन की है। तो देखिए समझिए इस चीज को, यहाँ जैसे ही आप क्या करेंगे, हमने कहा कि p बटे q के रूप में आप क्या लिख सकते हो, तो हमने क्या लिखा, 0 लिखा, यानी 0 की ही तो बात कर रहा है, यानी शून्य की बात कर रहा है वो। आप हमने वही बताया था एग्जाम्पल में कि आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो। अब ये क्या हो गया, देखिए ये p बटे q के रूप में संख्या लिख गई, और q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यानी हमने क्या किया कि शून्य को हमने रिप्रेजेंट कर दिया p बटे q के रूप में, और इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो सकती है। आइए इसको लिखते हैं, कैसे आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। तो देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ हमने स्लाइड बना रखी है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? ये तो आपका सवाल हो गया, ये आपका यहाँ पर सवाल हो गया। हाँ, अब आप लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है। और यहाँ से हमने एक ही उदाहरण लिया था, 0 बटे 1। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हों। जो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, कुछ हम आपको और लिख के दिखा रहे हैं। सबका मान जो है वो 0 ही होगा। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में देखिए आपके कह रहा है, सवाल यहाँ है दूसरा सवाल, कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में आपको क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं जो 3 और 4 के मध्य में आ रही हों। तो आइए इनको भी लगाते हैं, इस सवाल को भी, कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पहुँचते हैं, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं पीपीटी, और यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ हम लिखने की कोशिश, पहले आपको हम समझा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो यानी जैसे हमारे पास 3 है, देखिए 3 है, और तो हम 3 को क्या करेंगे, सबसे पहले जब उसने कहा कि 6 चाहिए तो उससे एक संख्या ज़्यादा ले लेते हैं, यानी 3 को हम 7 से गुणा कर देंगे, और बटे में तो हम अब जानते हैं कि हम 1 लिख सकते हैं किसी को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमको मिलेगी वो क्या मिलेगा, 21 बटे 7 मिल जाएगा। अब आइए अगली संख्या 4 को समझते हैं। तो यहाँ 4 पे क्या मिलेगा, 4 पे यहाँ आपको मिलेगा सेम चीज़, 4 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7, यानी अब आपको क्या होगा,
यहाँ आपको मिलेगा 28/7। ये 2 नंबर आपको यहाँ पर आप देखिए मिल गए हैं, और यहाँ 2 नंबर आपके पास जो आएंगे उन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही पहला नंबर हमारे पास ये आया और दूसरा नंबर ये आया, अब देखिए इन्हीं 2 नंबर से हमें यहाँ पर मतलब होगा। अब आगे आप नोटबुक में अपनी लिखेंगे कि क्या करना है, कि अब हम इनकी सारी परिमेय संख्याएं लिखेंगे, 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे हम 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या। कितनी संख्या लिखनी है? मध्य 6 परिमेय संख्या। ये हमने लिख दिया अपनी नोटबुक में, जैसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बराबर साइन लगा दीजिए। पहली संख्या हमारी कौन सी है? 22/7 पहली हमने निकाली थी। बस हमारे पास कौन सी थी? 21/7 थी। आप यहाँ पर 21/7 लिख सकते हैं। पहले हमने 21/7 निकाली थी, और लास्ट वाली कौन सी निकाली थी? 28/7 निकाली थी। अब यहाँ पर आपके सामने आ गई दोनों संख्याएं, यानी इन्हीं के मध्य में आपको सारी संख्याएं लिखनी है। अब लिखिए, देखिए सबके नीचे 6 लिखनी है, तो यहाँ हम 7 लिख सकते हैं। यानी हम कितनी, सबके नीचे 7 होगा, सबके नीचे 7 हम आसानी से लिख सकते हैं। सबके साथ नीचे 7 लिखा जा सकता है। अब बस 21 क्या करना है? यहाँ 22 लिख देना है, यहाँ 23 लिख देना है, यहाँ 24 लिख देना है, यहाँ 25 लिख देना है, यहाँ 26 और यहाँ 27। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारी की सारी संख्याएं इन्हीं दोनों के बीच में आ रही हैं, यानी हमारी सीधी सी संख्याएं लिख गई। यानी जब हम हर बराबर कर लेंगे तो वो आसानी से लिख जाएंगी। तो ये तरीका था किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या कितनी भी हो लिखनी। जैसे आपको यहाँ 6 लिखनी थी, 7 लिखनी होती तो आप 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। इस तरीके से हम आपको यहाँ पर सिखा दिए कि कैसे हम लिख सकते हैं। अब आपका अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पर है। यहाँ 2 परिमेय संख्याएं उस तरीके से दी गई हैं तीसरे सवाल में कि 5 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ पर आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो आइए चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं, लिखें कि दी गई परिमेय संख्याओं का हर समान। तो यहाँ जो हमें संख्याएं मिली हैं उनमें हम देख सकते हैं कि 3/5 और जो हमारे पास है 4/5, ये संख्याएं, इनकी जो संख्याएं हैं ये दोनों के हर तो बराबर है। अब हर बराबर, तो हमने अभी बताया था आपको कि एक ही नियम अप्लाई करना है कि जितनी संख्याएं चाहिए होगा उससे 1 प्लस, यानी यहाँ 5 चाहिए तो हमें 6 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो यानी हम क्या करेंगे, 3/5 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 6 आपको 18 मिला और 6×5 30 मिला। इसी तरीके से आप 4/5 है, इसको भी आप 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ 6 चौक आपको 24 मिलेगा और यहाँ 30 मिलेगा। ये चीज़ आपको मिल गई। अब आप देख लीजिए इस जगह पर कि क्या करना है। अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 18 के बाद कौन सी मिलेगी आपको? 18 के बाद आपको मिलेगी 19/30। अगली कौन सी मिलेगी आपको? 20/30 मिलेगी। उसके बाद कौन सी मिलेगी? 21/30 मिलेगी। ये हो गई। फिर उसके बाद आपको कौन सी मिलेगी? उसके बाद आपको मिलेगी 22/30
30 मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगी 23/30 मिलेगी। यानी आपकी सारी संख्याएं यहाँ पर हो गई। अब इसमें आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अगर आंसर देना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप चाहो तो सॉल्व कर दो। जैसे ये है तो इसका 0 0 कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ संख्या क्या मिल जाएगी आपको, 2/3 मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ 3 से काट सकते हो, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा। इनको भी लिख सकते हो आप, चाहो तो वैसे भी लिखा रहने देते, वैसा भी लिखा रह सकता है। यहाँ क्या आएगा, 11/15 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई, यानी ये सवाल नंबर 3 था जो आपका, वो सॉल्व हो गया। ये सवाल नंबर आपका 3 सॉल्व हो गया। इस तरीके से अब चलते हैं आपके अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल आपका जो कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब यहाँ आपको लिखना भी है और समझना भी है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या के बारे में कहा, पूर्ण संख्या होती है, एक चीज़ ये हो गई। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं और लिख के देखते हैं। देखिए ये हमने लिख रखा है अपने इसमें, तो यहाँ पर समझिए। देखिए पहले पॉइंट को, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से होती हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, बस आगे क्या कर देते हैं हम, 0 लगा देते हैं, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी तो इनमें क्या है कि सारी के सारी जो पूर्ण संख्याएं होंगी, जो भी प्राकृत संख्याएं, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यानी वो क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर ही तो है। तो यानी ये चीज़, ये सत्य कथन हो गया। उनके उदाहरण दे सकते हो। अब देखो अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है। यानी जो ऋणात्मक वाले पार्ट होते हैं, जो माइनस की संख्याएं होती हैं, वो शामिल नहीं होती। इस वजह से ये कथन आपका असत्य हो जाता है। अगले वाले पार्ट्स में चलते हैं। क्यों कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो परिमेय संख्या जैसे आप क्या लिखते हो, 1/2 तो भी होगा। यानी इसको क्या लिख सकते हो, 0.5 भी लिखा जा सकता है। यानी ये दशमलव की भी तो संख्या हो सकती है। तो इस स्थिति में वो पूर्ण संख्या कहाँ से हो जाएगी, यानी ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको लिख के दिए हैं। आप एक एक का एक्सप्लेनेशन आसानी से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने विद्यालय का नाम लिखिए और अपने शहर का नाम लिखिए, और जिससे हम और वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपकी क्लास का ये वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले उपलब्ध होता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।